मैं एशिया दिखाऊं, यूएस के मार्केट दिखाऊं, दिखा दीजिए एशिया, लेकिन वो मजा नहीं आएगा क्योंकि आप ये एशिया वेशिया ने सब ईरान वाला मामला कल रिएक्ट करा हुआ है। हम छुट्टी पे थे तो देख लीजिए आज ग्लोबल मूड इससे, लेकिन हमारा पिक्चर कैप्चर नहीं होती। हम इसलिए दबाव में क्योंकि हमने सारा एक्शन मिस आउट कर दिया था। और 2 दिन यूएस में हुआ क्या वो दिखा देता हूं आपको। मंगलवार के दिन जब हम लोग सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट थे। एक्चुअल सेशन में मंगलवार को दबाव था, ये वो रिएक्शन वाला दिन था उनका, इजराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट का। आधे से 1.5% का दबाव था मंगलवार को और काफी वोलेटाइल सेशन था। कल जो सेशन था प्ले आउट हुआ वो लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास हुआ और आज सुबह भी सारे फ्यूचर्स फ्लैट नजर आएंगे। तो मूड कैसे समझ में आएगा? तब और अब की प्लेट दिखाइए। हमने कहा यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे मंगलवार को 3:30 बजे और कहां थर्सडे को सुबह खड़े हुए हैं वो दिखा दीजिए। तो तब और अब दिखाएगा वो जो ट्यूसडे का पेन था। सारे बेंचमार्क्स हल्के दबाव में, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है लेकिन सब दबाव में, और हम शायद कुछ हद तक एफएनओ वाला मामला भी डाइजेस्ट कर रहे हैं इस भाव में। पर हॉर्माज भाई साहब क्या क्या हुआ, और खासतौर मिडिल ईस्ट टेंशन या क्राइसिस से शुरुआत करी जाए क्योंकि वो एक बड़ा सरदर्द। क्या डेवलपमेंट्स लेटेस्ट हुआ, क्या मामला? अगर मैंने 3:30 बजे ट्यूसडे को टीवी बंद कर दिया था तो तब से लेकर अब तक की ग्लोबल कहानी क्या है? बहुत लंबी कहानी है, पर ये कहानी 1 साल से चली आ रही है। तो अब हुआ ये है कि ट्यूसडे की रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स दागे। ये और बात है कि इजराइल ने मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया थे, डिस्ट्रॉय कर लिए थे, तो ज़्यादा कुछ नुकसान वहाँ हुआ नहीं। मगर इससे ये हुआ है कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हो गई है और अब इजराइल ने कहा है कि अब हम इसका जवाब देंगे। अब जो बाइडेन साहब है, G7 के जो सारे देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब इसका आपको हक है जवाब देने का, लेकिन परमाणु जो ठिकाने हैं ईरान के, वहाँ पर आप हमला नहीं कर सकते। इस बात का हम समर्थन नहीं करेंगे। अब बाज़ार में इसका क्या रिएक्शन हुआ है, देखिए इसे आप 2 तरह से दे सकते हैं। एक आप मार्केट की मैच्योरिटी कह लीजिए कि अब ये 1 साल से चला आ रहा है, तो मार्केट ने एक बात समझ ली है कि ये ना तो कल के कल ख़त्म होने वाली क्राइसिस है, ना तो ये लंबी चलने वाली क्राइसिस है, तो ये डाइजेस्ट कर ली। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट के पार्टिसिपेंट शायद ये सोच रहे हैं कि हमारे अपने मसले इतने हैं कि हम किसी और के मसलों पर क्यों रिएक्ट करें। ये एक बात है। बहुत सारे इश्यूज यूएस में अपने खुद के चल रहे हैं, विच इज़ वाई बाज़ार जो है वो एक एज पर है। मसले क्या है वहाँ पर? अब हुआ ये है कि यूएस में जो पोर्ट्स के वर्कर्स हैं, 50 साल में पहली बार लगभग 50,000 पोर्ट के वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। क्यों? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, वर्किंग कंडीशंस को लेकर, पैसे को लेकर हड़ताल पर चले गए। 50 साल में ये पहली बार हुआ है। अब ये सप्लाई चेन वाले मामले जो थे वो पहले भी चल रहे थे रेड सी की क्राइसिस की वजह से। अब ये और एक नया मसला शुरू हो गया है वहाँ पर कि भाई पोर्ट के वर्कर हड़ताल पर चले गए तो सप्लाई चेन का क्या होगा। ये एक मसला है। यूएस में ऑलरेडी हरिकेन सीजन चल रही है। एक हरिकेन अभी आया है जिसका नाम था हेलिन, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये हरिकेन आते हैं तो ये पोर्ट्स और ये ऑयल रिग्स जो होती है, जो तटवर्तीय इलाकों में होती है, वो वैसे ही बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक और वो नुकसान होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो मसला है अमेरिका में वो ये है कि वहाँ के लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि बाज़ार की या अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। क्लैरिटी ही नहीं है उन लोगों को, क्योंकि हर रोज़ एक नया डेटा आता है और वो एक अलग तरह की तस्वीर दिखाता है। अभी जो एडीपी के जो डेटा है कल वो अनुमान से बेहतर है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, वो अगर अनुमान से कमज़ोर हो गए तो फिर क्या होगा। और कल जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल्स का, वो जब अगर आया, वो अनुमान से कमज़ोर हुआ, तब क्या होगा। इसलिए मैं थोड़ा एक टैंजेंट पर जाऊँ कि मैं अपने सेंट्रल बैंक की हमारी बड़ी इज्जत करता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब है, वो आते हैं 2 महीने में एक बार, वो एक स्पीच देते हैं पॉलिसी स्टांस को लेकर, वो स्टांस पे डटे रहते हैं। अब वहाँ ये होता है कि वहाँ पे 50 राज्य है, वहाँ के अपने फेड है, वहाँ के अपने अफसर है, उनके अपने व्यूज़ है और वो उनके व्यूज़ हर 2 हफ्ते में बदलते हैं। अब ये एक रिचमंड फेड है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बार्किन, उन्होंने कहा कि भाई हम एक बहुत जो हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे महंगाई के लक्ष्य की तरफ 2% के, पर अभी भी एक बहुत सारी अनिश्चितता है महंगाई को लेकर भी और बेरोजगारी को लेकर भी। तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है। हम ट्यूसडे को भी ये बात कर रहे थे कि जो मिशेल बोमन जो थी वो फेड की गवर्नर थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई सोच समझ कर ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए। तो अब 2 हफ्ते बाद अगर ये ताजुब नहीं होगा कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यही 2 लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई ब्याज दरें काटिए, ज़्यादा काटिए, तो वहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है। तो वो एक अनसर्टेनिटी अमेरिका के बाजारों में बनी हुई है कि भाई अब अच्छी खबर आई तो हम चढ़ेंगे, नहीं आई तो गिरेंगे, एक एज पे बने हुए हैं। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डेटा आने वाला है। अब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की एक ब्रोकरेज है, सेंचुरी वेल्थ नाम की एक ब्रोकरेज है, वहाँ की जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट है मैरी एन बार्टल्स, उन्होंने कहा है कि S&P 500 जो है साल के अंत तक 6,000 तक जाएगा, बशर्ते कि
ऑयल के जो प्राइसेस है, तेल के प्राइसेस है, वो $100 से कम रहे और अर्निंग्स अच्छे रहे। अर्निंग्स आने वाले हैं, अब देखा जाएगा क्या होगा। वहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी सारा हुआ। टेस्ला के शेयर जो है वो 3.5% गिर गए कल, क्योंकि उनके जो डिलीवरी के नंबर थे वो अनुमान से कमज़ोर थे। नाइकी ने भी अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी, इन्वेस्टर डे अपना टाल दिया, सीईओ उनका बदलने वाला है। अब निवेशक इनके कह रहे हैं जस्ट डू इट, अब कर लीजिए भाई, इन्वेस्टर डे कर लीजिए, सीईओ बदल लीजिए, पर वो कर नहीं रहे, तो शेयर गिर गए वहाँ के। और हुमाना एक शेयर है, वहाँ के शेयर पे 12% की गिरावट आई, क्योंकि उनकी जो मेडिकेयर क्वालिटी रेटिंग्स है वो गिर गई। अब एशिया में देखते हैं, जापान के बाजार आज उछल रहे हैं। कल जो रिएक्शन होना था वो हो गया। वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बैंक ऑफ जापान की ऐसी हालत नहीं है कि वो दोबारा ब्याज दरें बढ़ाए, तो येन कमज़ोर हो गया। इनके आने से वो डर लग रहा था, हाँ, अब इन्होंने क्लैरिटी दे दी है। और इसी वजह से येन कमज़ोर हो गया, 2% कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, जो 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो अब बाजार वहाँ के पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो हर एक बाजार के अपने अपने मसले हैं। तो ये ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की एक अनसर्टेनिटी कोने में बनी रहेगी, मगर हर एक बाजार के अपने इश्यूज है। नेट अपने लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ है, yes। मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वो तो करेंगे ही। दो ऊपर से जो एफएनओ का सर्कुलर आया है उस पे भी एक रिएक्शन होगा। तो उनके हर एक बाजार के अपने अपने इश्यूज है। तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट हर मार्केट जो है वो अपने इश्यूज के दम पर रिएक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय मिडिल ईस्ट का वो क्राइसिस, देखते हैं इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। डर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ना अटैक कर दे। लास्ट टाइम मिसाइल अटैक फिर से ईरान ने करा था अप्रैल में, तब इजराइल ने क्या करा था, मेरे ख्याल से इसने वो प्रिसिजन के साथ वो न्यूक्लियर साइट के पास एयर डिफेंस एसेट्स पे अटैक करा था। क्या टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा होगा ईरान की? एनीबडीज गेस। तो रिटेलिएशन के चलते अनसर्टेनिटी है। और हो क्या रहा है, गाजा से अब वॉर जो लेबनान और ईरान की तरफ मूव कर गया है, वो ऑयल एसेट की तरफ मूव कर गया है। तो डर सप्लाई डिस्ट्रक्शन का, और इसीलिए क्रूड, हम तब और अब की सेकंड प्लेट भी दिखाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल अपने लिए इन सब के बीच में हो गया। $70 पे छोड़ा हुआ ब्रेंट ट्यूसडे को मार्केट्स ने इस समय $74.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये सबसे बड़ा सरदर्द है। 4-5% के आसपास 1.5 दिन में उछाल था क्रूड में। खैर, ये देखते हैं अब क्या निकल के आएगा, लेकिन वो इशू है जिस पर अपन रिएक्ट कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो एफएनओ का सर्कुलर। वीरू के पास जाऊं आज की स्ट्रैटेजी पर, उससे पहले मैंने कहा था 2 इंपॉर्टेंट क्यूज हैं। जो सर्कुलर आ गया है सामने, उसमें 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो डेट के साथ ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने लिख दी है। ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन होगा ऑप्शन बायर्स से। वैसे कहा जाता है ज्यादातर ऑलरेडी कलेक्ट करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड का ट्रीटमेंट एक्सपायरी डे पे हटा दिया गया है। बेसिकली वो बेनिफिट्स ऑफसेटिंग पोजीशंस के अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज वो अब अवेलेबल नहीं होंगे एक्सपायरी डे पे। पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग, 4 बार स्क्रीनशॉट्स लेना वगैरह वगैरह ठीक है, प्रोसीजरल है और जनरली एक्सचेंजेस को करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।